Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 003 इस इजी नोट्स की सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। और लास्ट वीडियो में हम लास्ट 4 टॉपिक्स के साथ में कंप्लीट करेंगे इजी नोट्स को। जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में सब इंपॉर्टेंट हैं, उन पे बहुत ध्यान से आपको उनका रिवाइज ज़रूर करना है। लेकिन आज पहले हम इनकी शुरुआत करते हैं नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोचेस के साथ। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये डेफिनेटली 6 मार्कर से ज़्यादा नहीं है और 3 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट के टॉपिक्स हैं जिन्हें कवर करेंगे, ये 4 टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताए थे। आ जाते हैं पेज नंबर, आई थिंक हमें आना है 61 पे। तो 61 पर हम पहुंच जाते हैं। गिव मी अ मिनट। यस, ये कंपैरिजन टेबल आपने की थी लास्ट क्लास में। ओके, 2 तरीके के अप्रोचेस के बारे में बात होती है, नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोचेस टू पर्सनालिटी। क्या है ये? 2 फंडामेंटल फ्रेमवर्क हैं जिनको हम 2 नाम देते हैं डिफरेंट। और पर्सनालिटी साइकोलॉजी में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर इन 2 अप्रोचेस के थ्रू व्यू किया जाता है। ओके, एक एक करके दोनों अप्रोच को समझेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्यों ये यूज़ होती हैं। Nomothetic approach focuses on identifying general laws and traits that apply across individual. It assumes that personality traits are universal, measurable and comparable between people. यहाँ जो नोमोथेटिक अप्रोच होती है उसमें जनरल लॉज और प्रिंसिपल्स जो भी हैं उनके बेसिस पर ही इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, उस तरीके से पर्सनालिटी का व्यू किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ होते हैं, सर्वे, रेटिंग स्केल, क्वांटिटी की फॉर्म में। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है, ग्रुप्स को कंपेयर करना, क्योंकि जब वैल्यूज़ होती हैं तो कंपैरिजन भी होता है। क्वांटिटेटिव में तो हो सकता है, क्वालिटेटिव में उस तरीके से कंपेयर करना मुश्किल होता है। ट्रेट्स जो होते हैं वो डायमेंशन की तरह देखे जाते हैं जिस पर एक दूसरे से लोग डिफरेंट होते हैं, जैसे बिग 5 ट्रेट्स हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है जो नोमोथेटिक अप्रोच पर बेस्ड है। तो नोमोथेटिक अप्रोच में अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बिग 5 की हमने अभी बात ही करी, ये इसमें रिसर्चर जो होते हैं वो किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को डिफरेंट ट्रेट स्कोर्स के बेसिस पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो किस स्कोर पर हाई है, किस पर लो है, किस पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है, तो वो किस टाइप का पर्सन होगा उस स्कोर से पता चलता है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये साइंटिफिक मेजरमेंट को इनेबल करता है, प्रेडिक्शन आप इससे ईजिली निकाल सकते हैं, नॉर्म्स क्रिएट करने में यूज़फुल रहता है। जब हम पर्सनालिटी टेस्ट बनाते हैं, कोई पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि स्टैट्स का इसमें हम यूज़ कर पाते हैं। वहीं पर लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल के यूनिकनेस को ये ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि जनरलाइजेशन काफ़ी होता है। एक तरीके के कॉन्सेप्ट को सब पर अप्लाई करना वो इसके अंदर आता है। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कैप्चर नहीं करता है, किसी पर्सनल एक्सपीरियंस को भी कैप्चर नहीं करता है। अब हमने जो नोमोथेटिक में समझा उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा आइडियोग्राफिक अप्रोच में। आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या है? दिस एम्फेसाइजेज द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल, फोकसिंग ऑन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन्स इनर एक्सपीरियंस, हिस्ट्री एंड पर्सनल ट्रेट। ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव मेथड पे चलती है, जैसे केस स्टडी, इंटरव्यू, डायरीज, जर्नल्स, ये सब आइडियोग्राफिक अप्रोच के कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि इसमें पर्सन का इंडिविजुअली कैसा रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे उसका जजमेंट होता है, जनरलाइजेशन नहीं होता। इंडिविजुअल केस एनालिसिस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जनरलाइजेशन के कंपैरिजन में। ये पर्सनैलिटी को एक यूनिक मानता है, कॉन्टेक्चुअल मानता है, डायनामिक चीज़ मानता है। तो जब केस स्टडीज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं तो यानी कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आइडियोग्राफिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हमें रिच होलिस्टिक इंसाइट मिलती है पर्सनैलिटी की, और एक ही इंडिविजुअल के बारे में उसकी डिफरेंट तरीकों से उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से नज़र आ रही है वो हम देख सकते हैं। क्लिनिकल काउंसलिंग, थेराप्यूटिक सेटिंग में काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि वहाँ हम इंडिविजुअल पर ही फोकस करते हैं, हम जनरलाइज नहीं करते कि ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है, हाँ क्योंकि ऐसा बिहेवियर करने वाले लोग ऐसे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं लेके चलते हैं। इसमें अब जाहिर सी बात है जब ये इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएगा तो जनरलाइज्ड उतना नहीं रहेगा, तो ये इसके लिमिटेशन के तौर पे हम देख सकते हैं। और इसको साइंटिफिकली कंपेयर करना भी डिफिकल्ट होता है। एक क्विक कंपैरिजन टेबल में वही बातें जो हमने अभी करी, यहाँ पे आप ऐसे एग्जामिनेशन में भी समरी बना सकते हैं, थोड़ा बेटर लगता है। ऑलराइट, तो कुल मिला के दोनों ही अप्रोच जो हैं वो अपनी अपनी तरीके से काम करती हैं, और कई बार इंटीग्रेटिव अप्रोच भी यूज़ की जाती है जिसमें दोनों का ही थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया जाता है और उस अप्रोच की और होता भी है इनफैक्ट। जैसे अगर हम केस स्टडी की बात करें उसमें हम डिटेल में जाते हैं, है ना, वो आइडियोग्राफिक का एक एग्जाम्पल है, पर हो सकता है उसके अंदर हमें कुछ क्वांटिटेटिव डेटा की ज़रूरत पड़ जाए तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों अप्रोचेस का हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मैथड दोनों ही अप्रोचेस के अंदर कुल मिलाकर आते हैं। अब ये जो टॉपिक है वैसे तो ये 5th पेपर का टॉपिक है, लेकिन आपको ये हर पेपर में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिख ही जाएगा। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में किस तरह से यूज़फुल होती है।
तो बेसिकली आपको लिखना क्या है, आपको रिलायबिलिटी के बारे में लिखना है, वैलिडिटी के बारे में लिखना है। 5th पेपर में तो डेफिनेटली टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, क्योंकि वहाँ भी होगा इसका जिक्र। पर आई थिंक सो फार मैंने किसी वीडियो में आई डोंट रिमेंबर की है या नहीं, लेकिन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होते क्या है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब हो गया कि विश्वसनीयता को भी क्या डिफाइन किया जाए, पर रिलायबिलिटी का मतलब इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी हम यही समझ पाते हैं कि जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं, है ना, जैसे अगर आप अपनी किसी फ्रेंड पर भरोसा करते हैं, तो आप, अगर उस पर्सन ने आपकी बात को कभी लीक कर दिया तो आप उसके प्रति भरोसा नहीं रख पाएंगे, आप उसके टुवर्ड्स आपको फेथ नहीं रह जाएगा, राइट। मतलब जो काम आपने उसको कहा था कि वो ना करे, वो उसने कर दिया। तो उसी तरीके से टेस्ट होते हैं। टेस्ट को जब बनाया जाता है तो जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया जाता है, जब वो वैसा ही मेजर कर रहे होते हैं, हर बार उनको अप्लाई करने पर स्कोर्स में जो है वो कंसिस्टेंसी आए एक पर्सन के लिए। अलग अलग पर्सन के लिए ऑफ कोर्स अलग अलग आएगा, लेकिन अगर एक ही पर्सन उस टेस्ट को बार बार दे रहा है फिर भी उसके स्कोर सेम आ रहे हैं, तो हम उसको उसकी रिलायबिलिटी कहते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ को बनाने के लिए वो बनाया गया है, जिस चीज़ को मापने के लिए वो बनाया गया है, जिस चीज़ का मेजरमेंट हम उससे करना चाहते हैं, क्या वो वही हो पा रहा है उससे। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो टेस्ट है उसमें हमने तो क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं कि हम किसी पर्सन के ग्रामर को चेक करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं वो कुछ और तरीके से मिल पा रहे हैं और वो हमें कॉन्टेक्स्ट में मिल ही नहीं रहे हैं जो हमें चाहिए। तो रिलायबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी को दिखाती है कि कोई भी मेजरमेंट जो हमने किया वो ओवर टाइम बदल तो नहीं जा रहा है। आज हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, फिर हमने कुछ टाइम बाद किया तो कहीं वो बदल तो नहीं गया, राइट। तो अ रिलायबल टेस्ट यील्ड स्मॉलर रिजल्ट्स अंडर कंसिस्टेंट कंडीशंस। रिलायबिलिटी कई टाइप की होती है वैसे तो, जो आपके सामने नजर आ रही है, टेस्ट, रीटेस्ट, इंटर-रेटर, इंटरनल कंसिस्टेंसी, पैरेलल फॉर्म, ये सब पेपर 5 के टॉपिक हैं, इसलिए इतना डीपर में इसमें आएगा नहीं, पर मैंने मेंशन किया है तो समझाऊंगी भी आप लोगों को। टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी तब होती है जब हम एक ही टेस्ट को सेम ग्रुप पे 2 डिफरेंट टाइम में एडमिनिस्टर करते हैं। मतलब हमने एक टेस्ट बनाया और एक ही ग्रुप को पर अप्लाई किया, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से उसी ग्रुप पे अप्लाई किया, तो उसको हम टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं। तब हम कंपेयर करते हैं कि पहली बार जो स्कोर थे, दूसरी बार जो थे, क्या वो सेम आए। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी पे सक्सेस हो गया। इंटर रेटर असेसेस द अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर रेटर्स और ऑब्जर्वर। जैसे 2 जो क्लिनिशियन हैं वो एक पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों का ही स्कोर सेम आया, दोनों के टेस्टिंग करने पर रिजल्ट सेम आया, तो हम कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी, कई बार क्या होता है टेस्ट के अंदर ही हो सकता है हमें लगे कि कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन है, तो टेस्ट को 2 पार्ट में बांट दिया। अगर 30 क्वेश्चन का सेट है तो उसको 15-15 कर दिया और फिर उनसे रिजल्ट्स निकाल के देखिए तो क्या उस तरीके से कंसिस्टेंसी आ रही है ना। क्वेश्चनायर में ही के अंदर ही जब हम चेक करते हैं। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग 2 डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम टेस्ट एंड कंपेयरिंग रिजल्ट। मतलब टेस्ट तो वही है लेकिन उसके 2 वर्जन बना दिए, सिमिलर चीज़ रखी, बिल्कुल फ़र्क नहीं रखा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही क्वेश्चन नंबर 1 उसमें भी होगा, चीज़ें थोड़ी सी वेरी करेंगी लेकिन सिमिलर रहेंगी, सिमिलर पेस पे रहेंगे। तब हम देख सकते हैं कि एक ही टेस्ट जब 2 तरीके से चल रहा है तो वो किस तरीके से उसकी रिलायबिलिटी निकल के आ रही है। वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो ये एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस को दिखाती है। वेदर इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, जो मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है कि वही मेजर कर रही है, तब वो उसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी के टाइप की बात करते हैं। कंटेंट वैलिडिटी एसेसेस वेदर द टेस्ट फुली रिप्रेजेंट्स द डोमेन इट सपोज टू मेजर। यानी कि अगर मैथ का टेस्ट है तो क्या ये सारे रेलेवेंट टॉपिक कवर कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि जैसे कई बार क्वेश्चन पेपर में भी होता है ना, अभी तो नहीं पर आपने शायद कभी बचपन में नोटिस किया हो, कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आप कहते हैं अरे सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ गए, इतने वाले पोर्शन में से तो 7 से लेके 11 तक तो कुछ आया ही नहीं, जो भी आ गया 5 और 6 और 4 चैप्टर में से ही आ गया। तो ये जब ऐसा होता है तब इसका मतलब उसमें कंटेंट वैलिडिटी की कमी है, सारे कंटेंट को यूज़ नहीं किया गया है, तभी वो कंटेंट वैलिडिटी पे वो फेल हो जाता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एग्जामिन्स वेदर द टेस्ट ट्रूली मेजर द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट। यानी कि जैसे हम इंटेलिजेंस, एंग्जाइटी, जो भी हम उसमें कवर करना चाह रहे हैं, तो क्या उसके सारे ही टॉपिक्स को उसमें कवर किया गया है, तब हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। उसके बाद इसके भी पार्ट हो जाते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ये दोनों का क्या मतलब होता है कंस्ट्रक्ट में, जैसे कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी हमें ये बताता है कि जब हमने कोई कॉन्सेप्ट पर टेस्ट बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ एस्टीम पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कोई हमने टेस्ट बनाया, तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे और टेस्ट बने हैं ना, वो हमारा टेस्ट उसी तरीके से बिहेव करे, उसी तरीके से वैलिडिटी को शो करे,
तब वो कहलाती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होती है कि डिस्क्रिमिनेशन दिखा पाए, आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बनाया और दूसरा टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी का है या फिर इंटेलिजेंस का है, तो ये उससे पूरा तरीके से डिफ्रेंशिएट करे। ऐसा नहीं है कि वो उससे सिमिलर लगने लगे, अगर सिमिलर लग गया तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी पे ये लो है। तो ये 2 टाइप होते हैं। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, ये असेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड अ स्पेसिफिक आउटकम, जो जैसे कि फोरकास्ट करना फ्यूचर परफॉर्मेंस, प्रिडिक्टिंग कॉलेज सक्सेस। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, इसके 2 टाइप होते हैं। प्रिडिक्शन करना और कंकरेंट वैलिडिटी में हम क्या करते हैं, किसी भी करंट स्टैब्लिश्ड टेस्ट के साथ में उसका रिलेशनशिप बताते हैं। तो ये 2 टाइप हो जाते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के। फेस वैलिडिटी क्या होती है, वेदर द टेस्ट अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू। ये साइंटिफिक नहीं होता है लेकिन एक्सेप्टेंस और एंगेजमेंट को अफेक्ट करता है फेस वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में रिलेशनशिप है, टेस्ट कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड, ज़रूरी नहीं है। टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज़ रिलायबल। ये बात को समझिएगा कि जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं हो सकता अगर वो रिलायबल नहीं है। तो दोनों का ये रिलेशनशिप है। तो रिलायबिलिटी से कंसिस्टेंसी आती है, वैलिडिटी से एक्यूरेसी आती है। मैंने अगेन आपको बता दूं, इससे ज़्यादा ये जो टॉपिक यहाँ डाला गया था, कुछ एक आध बार पूछा गया होगा कभी कभार रेयर, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या था आपको बताने का, एक तो 5th पेपर में पढ़ना ही है, वैसे भी बच के भी क्या जाएंगे, छोड़ने से भी क्या ही था, क्या फ़र्क पड़ जाता। लेकिन जो ये टॉपिक है ना, क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें इसका जिक्र होगा। तो इसलिए भी मैंने इसको रख लिया था, क्योंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जब होते हैं उसमें हम कौन कौन से क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। तो टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, टेस्ट वैलिड होना चाहिए, ये तो 2 मेन फीचर हैं ही, और उसके बाद और भी फीचर है, तो उसके लिए भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी समझ में आना ज़रूरी था। ओके, तो इतना तेज़ भी नहीं चलते हैं, इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में टेस्टिंग और मेजरमेंट जो होते हैं मस्ट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू इंश्योर द रिजल्ट्स आर साइंटिफिकली वैलिड, रिलायबल एंड मीनिंगफुल। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर हम कह पाते हैं कि वो असेसमेंट साइकोलॉजिकल साइंटिफिक असेसमेंट है। सबसे पहले तो रिलायबिलिटी हो गई, ये सब आपने पढ़ ही लिया है अभी। कोई कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी बताता है टेस्ट की, राइट। इसकी हेल्प से हमें पता चल पाता है कोई टेस्ट कितना रिलायबल है। ये डिफरेंट टाइप हो गए जो आपने अभी अभी पढ़े हैं। और जब कोई टेस्ट रिलायबल होता है तो इट शुड ऑलवेज प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट, ओके, तभी वो ट्रस्टवर्दी हो पाता है। वैलिडिटी में कोई भी टेस्ट किस हद तक उस चीज़ को मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, ओके, तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने अभी पढ़ लिए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन से समझते हैं कि ये क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्टरिंग एंड स्कोरिंग द टेस्ट। मतलब इसके स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हो, नॉर्मेटिव डेटा हो, एवरेज स्कोर्स हो कंपैरिजन के लिए। इसमें स्टैंडर्ड्स, जैसे हम रूल्स कहते हैं ना, रूल्स वही होते हैं स्टैंडर्ड्स एक तरीके से। तो वो जो टेस्ट अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है तो वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहीं ना कहीं करने में फेल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड होना उसका बहुत ज़रूरी है। इससे फेयरनेस का पता चलता है, कंपैरेटिबिलिटी का पता चलता है टेस्ट टेकर्स के बीच में। ऑब्जेक्टिविटी, द डिग्री टू विच टेस्ट स्कोरिंग इज फ्री फ्रॉम एग्जामिनर बाइस, इसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शन है उसके, आपने उसका आंसर बी टिक किया क्योंकि बी उसका करेक्ट आंसर है, तो उसे कोई भी पर्सन चेक करे उसका सी आंसर या डी आंसर करेक्ट नहीं प्रूव कर सकता क्योंकि आंसर बी ही है। तो जो चेक करने वाला है एग्जामिनर है, उसकी तरफ से कोई बायस ना हो टेस्ट में, उसके लिए जो हम इंश्योर करते हैं वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है। नॉर्म्स का मतलब होता है कई बार हम बेस लाइन स्कोर्स बना देते हैं। जैसे कि जब IQ के टेस्ट होते हैं तो हम कहते हैं 70 से नीचे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके के होते हैं। जब हम नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, स्कोर की फॉर्म में हो सकते हैं, एज नॉर्म्स हो सकते हैं, जेंडर नॉर्म्स हो सकते हैं। उससे हमें किसी भी पर्सन को बहुत ईजिली हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं जब उसके नॉर्म्स डिफाइन होते हैं। यूजेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी टेस्ट का जो एडमिनिस्टर करने की ईज़ है, ईजीनेस है, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन है, वो कितना है। ऐसा तो नहीं कि वो अप्लाई करना ही इतना डिफिकल्ट हो जाए तो आप कैसे उसको एडमिनिस्टर करेंगे, तो ये भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है द टेस्ट एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद अ कंडीशन, और स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल विदाउट द कंडीशन। हम कई बार टेस्ट में ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो हमारा टेस्ट है वो कितना ज़्यादा करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा है किसी इंडिविजुअल को उसकी कंडीशंस के साथ में या विदाउट कंडीशंस के साथ में। अंडर वट कंडीशन जो टेस्ट हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक में इसका ज़्यादा यूज़ होता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनके साथ ही कोई टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट कहला सकता है। एंड टू बी इफेक्टिव अ साइकोलॉजिकल टेस्ट मस्ट बी रिलायबल, वैलिड, स्टैंडर्डाइज होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है, किसी भी क्राइटेरिया पे फेल हो रहा है, तो वो टेस्ट जो है वो टेस्ट नहीं रह जाएगा। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं MPC 003 के। कुछ एक बार नज़र आया था मुझे ये, लेकिन लंबे टर्म में एक आध दो बार ही पूछा गया है। समझ लेते हैं कि अपरसेप्शन का क्या मतलब होता है और अपरसेप्शन टेस्ट के टाइप क्या होते हैं। अपरसेप्शन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस बाय रिलेटिंग देम टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशन एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। कई बार हम नए एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास पहले से एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेसिस पे। It involves not just perceiving a stimulus but assigning meaning to it based on one's inner world। जैसे आपको कोई कार्ड दिखाया जाए, कोई एक स्टोरी दिखाई जाए जो कि एम्बिगियस है, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी से समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वही होगी, तो हमेशा आप अपने उसमें जो थॉट्स प्रोजेक्ट करेंगे वो वही होंगे जो आपके अपने अंदर के होंगे। तो इससे ये हेल्प मिलती है हमें कि किसी भी पर्सन के पास जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उससे वो करंट सिचुएशन में अपना एक्सपीरियंस को लिंक कर पाता है। ओके, ज़्यादातर ये जो टेस्ट हैं, परसेप्शन के टेस्ट हैं, वो पर्सन की पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के लिए साइकोडायनामिक मेथड में यूज़ होते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट परसेप्शन इज यूज टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल्स इनर थॉट एंड फीलिंग्स बाय प्रेजेंटिंग एम्बिगियस स्टिमुलाई। कोई पिक्चर या ड्राइंग हमने दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस तरीके से क्या देख पा रहे हैं, क्या स्टोरी बना पा रहे हैं, तो उनके हिडन इमोशंस, मोटिव्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं अंदर, वो सब निकल के बाहर उस स्टोरी के थ्रू आते हैं। कई सारे टाइप के परसेप्शन टेस्ट हैं, सभी जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आते हैं, लेकिन कुछ खास हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि TAT, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। ये जो टेस्ट है डेवलप किया था, इसमें 20 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड होते हैं जो एम्बिगियस सोशल सिचुएशन के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट से ये कहा जाता है कि आपको हर पिक्चर को देख के एक स्टोरी बतानी है और ये भी बताना है कि आप क्यों ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। तो इससे पर्सन जो भी चीज़ें बताता है उससे उसका रिजल्ट निकालते हैं। वो एक पूरा साइंटिफिक मेथड है, प्रॉपर तरीका होता है। फिलहाल टेस्ट के बारे में हम बात करें कि इस टेस्ट में ऐसा होता है। चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, ये जो है वो 3 से 10 साल के बच्चों के लिए ही बना है। लियोपोल्ड बैलेक ने इसको बनाया था। इसमें 10 पिक्चर कार्ड होते हैं जो कि ज़्यादातर एनिमल या ह्यूमन कैरेक्टर को दिखाते हैं, जिससे बच्चे थोड़ा फेमिलियर होते हैं, क्योंकि बच्चों को अनफेमिलियर चीज़ें नहीं दिखा सकते। तो इसमें जो कैट H होता है वो ह्यूमन फिगर के लिए होता है, कैट A होता है वो एनिमल फिगर के लिए होता है। बच्चे इसको देखते हैं और वो बताते हैं कि वो क्या परसीव कर पा रहे हैं। सेम चीज़ होती है बट वो बच्चों के लिए है, तो उसको उतने डिफ़िकल्ट नहीं बनाया जाता, उसको सिंपलर लेवल पे रखा जाता है, लेकिन बच्चे उसको देख के जो भी बताते हैं उससे इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। इसके बाद है SAT सेट, ये ओल्डर एडल्ट्स के लिए बनाया गया है। इसमें भी कार्ड्स होते हैं जो कि एल्डर जो होते हैं वो सिचुएशन को देखकर बताते हैं। इससे ज़्यादातर ओल्डर एज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सीनियर परसेप्शन टेस्ट का पर्पस ये होता है। पिक्चर स्टोरी एक्सरसाइज, इसमें क्या करते हैं, एक शॉर्टर रिसर्च ओरिएंटेड वर्जन दिखाते हैं किसी भी टैट का, राइट, और उससे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि पर्सन जो है कितना मोटिवेशन ले रहा है, पावर को कितना फील कर रहा है, तो क्या वो पिक्चर की जो स्टोरी है उससे वो क्या रिवील कर रहा है उसके बारे में। वो एक टाइप की एक्सरसाइज करा के हम देखते हैं, मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है। तो कुल मिला के परसेप्शन टेस्ट का जो आइडिया है वो उससे हेल्प मिलती है, क्योंकि पर्सन के अंदर के छुपे हुए जो भी थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसकी हेल्प से ही बाहर निकल पाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है MPC 003। पूरा ही हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो फिर से एक बार पूरी सीरीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करके आइएगा और टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून इन द नेक्स्ट सीरीज, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।